नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। दिल्ली के एयरटेल के नेटवर्क में खराबी आई। इसके अलावा रिलायंस जियो का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वहाँ पे भी डेटा ब्रीच देखने को मिला। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे भी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला। सरकार इन तीनों इंसिडेंट्स को एक साथ साइबर अटैक के रूप में देख रही है और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि क्या हैकर्स द्वारा किसी तरह का साइबर अटैक किया गया है देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। कई बार यूपीएससी के द्वारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर में। 3 ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर्स या बॉडी कॉर्पोरेट्स, किन के ऊपर में ये लीगली मैंडेटरी है कि कोई भी साइबर अटैक इन पे होता है तो निश्चित तौर पे कानून के हिसाब से इनको सरकार को सूचित करना है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर है। तीनों को अनिवार्य है कि अगर किसी भी तरह का साइबर अटैक इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में होता है तो इनको सरकार को सूचित करना पड़ेगा। सतलुज यमुना लिंक कैनल, आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल, ये अपोजिशन पार्टी है हरियाणा की। इन्होंने हाईवेज ब्लॉक किए। पंजाब से हरियाणा की तरफ जो व्हीकल्स आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश करी इंडियन नेशनल लोकदल ने। कारण बताया गया कि सतलुज यमुना लिंक कैनल यानी एसवाईएल जो नहर है, एक पुराने हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ये नहर बनाने का ये प्रपोजल था। हरियाणा ने अपनी ये नहर की खुदाई कर ली थी, लेकिन पंजाब की तरफ से जो इस नहर की खुदाई का जो काम था वो पूरा नहीं किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2004 के अंदर में, जिसमें पंजाब को ऑर्डर दिया गया था कि आप जो ये नहर के कार्य को पूरा करने का काम जो है उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए। लेकिन पंजाब की असेंबली ने उन सभी पुराने एग्रीमेंट्स को इनवैलिडेट करार दे दिया था अपनी असेंबली के अंदर में। तो ये 214 किलोमीटर्स की नहर है। मैप में हम देख लेते हैं कहाँ से ये जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भाखड़ा डैम से आती है और यमुना जो कैनल है, नदी नहीं है, ये यमुना नहर की बात हम कर रहे हैं, करनाल के आसपास है जो है। तो एसवाईएल जो नहर है भाखड़ा डैम को जोड़ती है यमुना नहर को करनाल के आसपास। तो इससे साउदर्न हरियाणा में पानी की जो समस्या है, पानी की भारी कमी है, वो दूर हो जाएगी अगर इस नहर में पानी आता है तो काइंड ऑफ लोकेशंस ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। तो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जीका वायरस से रिलेटेड। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहला जीका वायरस से रिलेटेड केस को रिपोर्ट किया है। सिम्टम्स क्या होते हैं जीका वायरस से रिलेटेड? फीवर, रेडनेस ऑफ आइज, सिरदर्द, फोटोफोबिया एंड वीकनेस, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं जीका वायरस से रिलेटेड। एडिस मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है ना सिर्फ जीका वायरस के लिए बल्कि बाकी डिजीज के लिए, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर। नेम कहाँ से आता है जीका वायरस का? नेम आता है जीका फॉरेस्ट से, जो युगांडा के अंदर में है, जहाँ पे पहला आइसोलेटेड केस रिपोर्ट किया गया था। बाद में 1950 में ये इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास फैला, अफ्रीका या एशिया के पास जो भी इक्वेटोरियल बेल्ट है वहाँ पे फैला। और 2007 से लेकर 2016 के बीच में ये वायरस स्प्रेड हुआ ईस्टवर्ड्स यानी कि पैसिफिक ओशन के पास में। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे साउथ अमेरिका में और इवन अमेरिका में भी, यानी यूएस में भी। ये देखिए, एबनॉर्मल हेड हो जाता है, यानी बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका जीका वायरस का। और जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो हेड होता है काफ़ी एबनॉर्मल होता है। उसके अलावा जो न्यूज़ है वो है विलेज कोऑपरेटिव। पहला जो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो सोलर पावर प्लांट बनाया गया है वो बनाया गया है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में अंदर में है। इससे जो बिजली पैदा होगी पहले उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और बाद में सरप्लस बिजली को भेज दिया जाएगा पावर ग्रिड को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहला विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है वो कहाँ किया गया है? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में किया गया है। ये प्रोड्यूस करेगा 33,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर एक साल। आगे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है अपना खुद का फ्लैग यानी झंडा बनाने के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो काइंड ऑफ एक इशू है इस पे कि आपको भी लगा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कोई एक स्टेट की खुद का अपना झंडा बना सके? क्योंकि एक देश एक ही झंडा होना चाहिए। तो अभी तो देखिए, एक एडवोकेट जनरल हैं, उनकी राय लिख के रखी है न्यूज़पेपर में। एडवोकेट जनरल कहते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हमेशा वो नेशनल फ्लैग को मिलनी चाहिए। अगर किसी स्टेट का झंडा उस स्टेट के कल्चर को दिखाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मुझे तो पर्सनली लगता है कि ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और निश्चित तौर पे ये तो जुडिशरी डिसाइड करेगी क्या ये गलत है क्या सही है इस चीज़ में। अगला आर्टिकल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर में। ये जो एक्ट है वो डिसाइड करता है कि जो एनजीओज़ हैं उनको फॉरेन फंडिंग किस प्रकार से मिलेगी या फिर कहाँ कहाँ वो एनजीओज़ अपनी फॉरेन फंडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस देता है ये एक्ट और एनजीओज़ को रेगुलेट भी करता है। अब काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने पाया कि काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने फंडिंग आई और कहाँ पे उन्होंने उस फंडिंग को इन्वेस्ट किया। कई बार ऐसा होता है कि जो एनजीओज़ हैं वो अपने पैसे को जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं।
तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में। और बाकी ये सारी चीज़ें पर्पज़ क्या है इसका, हमने आपको याद होगा एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। उस एडिटोरियल में ये था कि पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता था, लेकिन 2010 का जो एक्ट है ये मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है एनजीओज़ के ऊपर में। पॉलिटिकल पार्टीज़ को विदेशों से कहाँ चंदा मिलता है, कहाँ से कितना पैसा मिलता है, कहाँ वो उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बताती, लेकिन अब ये पूरी तरह सेंटर्ड है एनजीओज़ के ऊपर में। ऐसा हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। अब पीआईबी में डिस्कस कर लेते हैं हम कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डेयरिंग थ्रो कोऑपरेटिव्स नेशनल डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रोजेक्ट। पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं मैं। हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है 1998 के बाद में, और 1950 से लेकर 2014 तक जो थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है मिल्क यानी दूध की प्रोडक्शन। 1950 की बात करें तो सिर्फ 17 मिलियन टन हम मिल्क प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब हमारे अंदर देश के अंदर में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 146.31 मिलियन टन हैं, और इवन 2015-16 में तो ये 155.49 मिलियन टन हैं। अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में यानी 2021-22 में तो मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरतें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 200 से 210 मिलियन टन के आसपास हमें मिल्क की प्रोडक्शन चाहिए अपने पॉपुलेशन के हिसाब से 2020-21 तक, 21-22 तक सॉरी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट अपने जो मिल्क प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, लोन ले रही है। किससे? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी से। और इस फंड को यूज किया जाएगा, जो ये लोन सरकार ले रही है उस लोन को यूज किया जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत में। ये इस फंड को यूटिलाइज करेगा। क्या है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? ये काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूशन है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद बंगाल के अंदर में है, और काफ़ी सारी सब्सिडरीज भी हैं इसकी, जैसे IDMC, आनंद मदर ऑफ डेयरी, ये सारी जो है इसकी सब्सिडरीज हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। 1965 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर हमने अभी डिस्कस किया आनंद के अंदर में है। मेजर सक्सेस क्या है इसकी? ऑपरेशन फ्लड यानी सफ़ेद क्रांति, जैसे हरित क्रांति है एग्रीकल्चर के लिए, श्वेत क्रांति है ऑपरेशन फ्लड के लिए। 26 साल तक ये क्रांति रही, और जिससे हम एक काइंड ऑफ पहली पोजीशन पे आ गए मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में हमारे देश के अंदर में और पूरे वर्ल्ड के अंदर में सॉरी। आगे है कि अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, और पिछले 3 सालों में हमारी 5 हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है। 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था इस सिटी को, अहमदाबाद को, जो साबरमती के नदी के किनारे पे हैं, और 28 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं वो अहमदाबाद के अंदर में हैं। अब टोटल बात करें तो देखिए हमारे देश के अंदर में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं सॉरी, जिसमें से 28 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड साइट हैं। और आज देखिए हमारा जो देश है वो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में, और 7वें स्थान में है टोटल वर्ल्ड की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे, जहां पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? ये काइंड ऑफ एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेटस होता है जो यूनाइटेड नेशंस और स्पेशली यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइट्स सिलेक्ट की जाती हैं कल्चरल बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, और दूसरे जो सिग्निफिकेंस हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि देखिए यूएन के द्वारा लीगली प्रोटेक्ट और रिकॉग्नाइज किया जाता है। कल को कोई वार हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, या फिर कुछ ऐसी मुश्किल भरी सिचुएशन पैदा हो जाती है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, तो इन बिल्डिंग्स को, इन हेरिटेज साइट्स को तवज्जो दी जाती है। इनके प्रोटेक्शन में भी जो यूएन है वो कदम उठाता है, तो इस तरह का फ़ायदा हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। विभिन्न मुद्दों जैसे एजुकेशनल, सिक्योरिटी, कल्चरल फॉर्म्स से रिलेटेड विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इस्टेब्लिश करती है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन। 195 मेंबर्स हैं इसके, और 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं। 5 मेजर प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए हैं: एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल, ह्यूमन साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। हेडक्वार्टर हमने अभी डिस्कस किया पेरिस के अंदर में है, जो कि फ्रांस में है। अगला आर्टिकल है मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। अभी मालाबार एक्सरसाइज हो रही है बंगाल की खाड़ी या फिर नॉर्थ इंडियन ओशन के आसपास। जो ये एक्सरसाइज है मालाबार, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि होती है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया के बीच में।
यूएसए और इंडिया इसके परमानेंट मेंबर थे, लेकिन 2015 के अंदर में जापान को भी इसमें शामिल कर लिया गया और कई बार ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। नाबार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर अरुण जेटली ने संबोधित किया, चीफ गेस्ट थे जो प्रोग्राम बनाया जा रहा था। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो एक ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन सभी मैटर से डील करता है कि रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए या फिर क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को, उन सब चीज़ों पे प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उन सब चीज़ों से डील करता है नाबार्ड। यानी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक जो है उसको भी लोन देता है नाबार्ड। जैसे अपना बाकी बैंकों में क्या है, सिंपल जनरल बात करें तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, वैसे ही नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो नाबार्ड है वो मेन बैंक है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। यानी आप तुलना कर सकते हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में नाबार्ड है वो आरबीआई के समान है। काइंड ऑफ डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ये सब करना नाबार्ड का काम है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1992 के अंदर में। तो और नाबार्ड ने डेडिकेट कर दिया अपना ये पूरा 36वां स्थापना दिवस सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को। ये लिंकेज प्रोग्राम को 25 साल हो गया। 25 साल पहले नाबार्ड ने ये प्रोग्राम चलाया था जिसमें जो बैंक थे वो जो ये एसएचजीज थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देते थे। दूसरे फेज में जो एनजीओ सहायता करते थे, पहले जो बैंक्स हैं वो लोन देते थे एसएचजीज को, लेकिन एनजीओज की सहायता से। बाद में क्या हुआ था, थर्ड फेज में ऐसा हुआ था कि जो बैंक्स थे वो एनजीओज को लोन देना स्टार्ट कर गया था और एनजीओज थे वो लोन देते थे एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो काइंड ऑफ लिंकेज प्रोग्राम था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर बनाने के लिए। ये नाबार्ड द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, चलाया गया था 25 साल पहले, यानी कि 1993 के आसपास। आगे क्या है, आगे है आयकर सेतु। आयकर सेतु एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें काइंड ऑफ सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इस एप्लीकेशन में, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो टैक्स पेयर्स हैं सारे के सारे टूल्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक्स इस एप्लीकेशन में मिलेंगे और एक डायरेक्ट चैटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि जो लोग अपना टैक्स पे करते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन है आयकर सेतु। स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्ट्री चल रही थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो स्कीम है, आज पहली स्कीम डिस्कस करते हैं, मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज क्या है देखिए, हमारे देश में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि करिकुलम को भी रिनोवेट किया जा रहा है, अलग अलग एक्टिविटी चलाई जा रही है, लेकिन इन सब चीज़ों पे एक सिनर्जी नहीं देखने को मिलती। इन सभी चीज़ों को जो टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड चलाए जा रहे हैं, टीचर्स को एम्पावर करने के लिए चलाए जा रहे हैं, उन सब प्रोग्राम्स में सिनर्जी लाने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो याद रखिएगा क्या है ये मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। कई बार यूपीएससी देखिए जो आर्टिकल होता है तो वो तो सिंपल होता है, न्यूज़ बिल्कुल सिंपल होती है, स्कीम बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन यूपीएससी बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके में पूछ लेती है। अब मान लीजिए इस प्रकार से यूपीएससी अगर पूछ ले कि मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सरकार पैसा दे रही है, क्या सरकार टीचर्स को विदेश भेज रही है, नहीं भेज रही है विदेश, काइंड ऑफ सिर्फ सिनर्जी स्टैब्लिश कर रही है। अगला हम डिस्कस करते हैं स्कीम साला दर्पण। साला दर्पण में क्या है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो सारी डिटेल्स उनको एक उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, उस पर मिल जाए। उनको पता लग जाए पेरेंट्स को कि उनका जो बच्चा है उसकी अटेंडेंस कितनी है, स्कूल जा भी रहा है या फिर बंक मार रहा है, और उसके अलावा क्या परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की, वो तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएगी पेरेंट्स को एप्लीकेशन में या उस प्लेटफॉर्म पे। स्कीम का नाम है साला दर्पण। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज की डिस्कशन पे आधारित। जीका वायरस कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है या फिर मदर टू फोइटस फैलता है या फिर सलाइवा के थ्रू फैलता है, आपको आंसर देना है। कौन से स्टेट में पहला सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, असम, तमिलनाडु। मालाबार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? चौथा क्वेश्चन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, क्या ये एनजीओज को इनेबल करता है फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने के लिए? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है? आंसर्स देना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है स्वयं से रिलेटेड। स्वयं क्या है? क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करता है रूरल एरियाज के अंदर में, या फिर फाइनेंशियल या टेक्निकल असिस्टेंस देता है यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को? तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। स्वयं आखिरकार है क्या? रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हमने डिस्कस करी। साइबर अटैक से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करी, सतलुज यमुना लिंक से रिलेटेड डिस्कस करी, जीका वायरस से रिलेटेड, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा पहला सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी हमने डिस्कस किया। कर्नाटका अपना अलग से झंडा बनाना चाहता है, वो डिस्कस किया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया।
पीआईबी की बात करें तो पीआईबी में हमने डेयरिंग थ्रो कोऑपरेटिव्स नेशनल एंड डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को डिस्कस किया। उसके बाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जाना, यूनेस्को के बारे में जाना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जाना, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जाना, नाबार्ड के बारे में जाना, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में जाना, आयकर सेतु एप्लीकेशन के बारे में जाना। एप्लीकेशन हमने 2 डिस्कस करी आज। नाम क्या है उनका, एक साला दर्पण, एक मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।